यार रात के 10 बज चुके हैं और अभी तक तो आपको हमारे पंच तत्व की आदत भी पड़ गई होगी। यानी हमने पूरे के पूरे चैप्टर्स को, हर एक चैप्टर को, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो, 5 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी पंच तत्व, यानी बाबा जी की 5 बूटी। इतना पढ़ लो काफी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करने वाले हैं हम आज का सेशन। तो पेश है आपके सामने बाबा जी की बूटी #1। सबसे पहली दुविधा कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ते टाइम कि यार कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सीधे सीधे बात करता है कि कंज्यूमर को बचाना ऐसी कोई भी एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस से। तो अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो सेफगार्डिंग कंज्यूमर अगेंस्ट एनी एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस बाय द चोट्टा प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो लोग तो हमेशा ठगने के लिए बैठे रहते हैं। तो हमें बचाने के लिए आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वो चाहता है किसी भी तरीके से अगर आप थैली भर के, ढेला भर के, झोला भर के दाल खरीद के लेके आ रहे हो या कोई भी ग्रोसरी स्टोर किराने का सामान लेके आ रहे हो, तो आपको बुद्धू या उल्लू ना बनाया जाए। इसलिए बिल मांगना कभी मत भूलना, बिल मांगना कभी मत भूलना। तो यानी पहली चीज तो पढ़ ली कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या बोलता है कि सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट एनी एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिस बाय द प्रोड्यूसर। तो इसी बूटी के अंदर जब हम दूसरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन आखिर होता कैसे है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसे बोला गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें कोशिश ये की गई कि कंज्यूमर्स को किसी भी तरह से बचाया जा सके। जो प्रोड्यूसर चाय में ज्यादा पानी मिला के देता है, दूध कम देता है, चीनी कम देता है, उससे बचाया जा सके। बहुत लेम जोक था। तो इसमें किया क्या गया, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया सन 1986 1986 में, और उसका एक सेक्शन बनाया गया जिसको नाम दिया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन डी, जिसके अंदर डिफाइन किया गया हु इज अ कंज्यूमर। तो देखो भाई, कंज्यूमर होता है 2 शब्दों में, 2 तरीके से, सॉरी। नंबर 1, कंज्यूमर वो है जो गुड्स बाय करता है। कंज्यूमर इज समवन हु बाइज गुड फॉर पर्सनल यूज, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन। अरे पैसा नहीं दोगे का, पैसा देना पड़ेगा ना। वो जो पैसा देते हो उसके अगेंस्ट में जो गुड्स खरीदते हो, अगर आप ऐसा करते हो पर्सनल यूज के लिए तो आप एक कंज्यूमर कहलाते हो। नंबर 2, आप कंज्यूमर हो अगर आप कोई भी सर्विस हायर करते हो या अवेल करते हो, तब भी आप कंज्यूमर कहलाओगे। अगर आप ये सारे काम परचेज कंसिडरेशन के लिए कर रहे हो, मतलब बदले में पैसा देना पड़ेगा ना, फ्री फोकट में तो कुछ मिलेगा नहीं, और साथ साथ में आप इसको पर्सनल यूज के लिए रखते हो। तो भाई 5 बूटी है, पंच तत्व है हर एक चैप्टर के अंदर। पहला तत्व कंज्यूमर प्रोटेक्शन का खत्म। चलो जी भाई, मुझे मालूम है आपको ये सब लिखना है, आप कॉपी किताब लेके बैठते हो ना यार बाबा जी के साथ, तो मैं हट रहा हूं, तुम लोग नोट डाउन करो। मैं जब तक ढेला भर के दाल खरीद के आते ही हूं। और तो भाई पहला तत्व खत्म। चलिए यार शुरू करते हैं दूसरा तत्व, बाबा जी की दूजी बूटी। हाँ भाई लोग, बाबा जी की बूटी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आने के लिए धन्यवाद, हजारों कोटि कोटि प्रणाम। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का स्कोप क्या है। हमने इसको बांटा है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट ये बोलता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑल टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स में एप्लीकेबल होता है, कोई एक्सेप्शंस नहीं है यहां पे। आप प्राइवेट एंटरप्राइज हो, आप पब्लिक एंटरप्राइज हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रेडर हो, ये हर एक पे उतना ही एप्लीकेबल है जितना पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली है। और तीसरा पॉइंट बड़ा क्लियर है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर्स को बचाता है एक्सप्लॉयटेशन से, एंटी कंज्यूमर प्रैक्टिसेस से, लेकिन 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 सिर्फ उन कंज्यूमर्स को जो कंज्यूमर्स की डेफिनेशन में फिट होते हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर दी हुई है। बस खत्म, बाबा जी की बूटी #2 खत्म। अब हमें किस पे पढ़ना है, #बाबा जी की बूटी 3, पंच तत्व में तीसरा अध्याय।
करते हैं हम राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स के, या कंज्यूमर के अधिकार क्या हैं। क्योंकि देखो भाई, हमारे भारत में कंज्यूमर को कैसे भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और हमारे भारत में ही कंज्यूमर को बस एक बार डिस्काउंट और ऑफर्स दिखा दो, फिर तो एक्सप्लॉइटेशन की सीमा नहीं होती। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आया है कंज्यूमर्स के अधिकार के साथ, जो कि कंज्यूमर को पता होने चाहिए। तो बाबा जी की बूटी #3 में शुरू करते हैं कंज्यूमर्स के अधिकार के बारे में। नंबर 1, राइट टू सेफ्टी। एज अ कंज्यूमर, अगर मैं एक कंज्यूमर हूं और मैं कोई चीज खरीदने जा रहा हूं, तो मुझे इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट ले रहा हूं वो मेरी जान माल के लिए खतरा नहीं है, दैट मीन्स हैजार्डियस नहीं है, मैं उस चीज को यूज करके भी सेफ रहूंगा। ये मेरा पहला अधिकार है, दैट इज टर्म्ड एज राइट टू सेफ्टी। सेकंड आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब मान लो मैं किसी शोरूम में गया, बड़ा अच्छा चमचमाता हुआ शोरूम था, मैंने देखा हाँ भाई बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो वहां पर जो भी सेल्स पर्सन होगा, जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा, मैं पूरा अधिकार रखता हूं उससे पूछने का कि भाई मुझे प्रोडक्ट एक्सप्लेन करो, मुझे प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है। दैट मीन्स दिस इज माय राइट, दिस इज माय अधिकार। यहां पे इंफॉर्मेशन पाना मेरा अधिकार है, और वो सामने वाले सेल्स पर्सन को या सेल्स एग्जीक्यूटिव को मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो मैं उससे पूछ रहा हूं। भले फिर उसको लगे कि इसको देख के लगता तो नहीं है ये कोई चीज खरीदने आया है, लगता ही नहीं है जेब में पैसा है, और वैसे है भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अगर हम एज अ कंज्यूमर कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा पूरा अधिकार बनता है कि हमें हर चीज की पूरी जानकारी दी जाए, फिर चाहे हम अपना परचेजिंग डिसीजन लेते हैं या वैसे भी नहीं लेते हैं। तीसरा आ जाते हैं राइट टू चूज, हमारी माताओं का जन्मसिद्ध अधिकार। कभी भी अगर आप मम्मी के साथ गए होगे शॉपिंग पे, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ फियरफुल थॉट बिकॉज ऑफ अ रीजन कि मम्मी जो है भैया और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, यहां से 4-5 जगह से 10 जगह से देखकर पूरा भंडार इकट्ठा कर लेती है। और मम्मी इस चीज का काफी अच्छा उदाहरण सेट करती है कि हमारे पास चीजों में चूज करने का अधिकार है, ये कंज्यूमर का अधिकार है, राइट टू चूज का एग्जाम्पल है। यानी कोई भी आपको मना नहीं करेगा, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में से चूज करने के लिए। अब चौथे पे आ जाते हैं इसी पॉइंट के अंदर, वो आ जाता है राइट टू बी हर्ड। यानी यहां पर बोला गया कि मान लो आपके साथ कोई खतरनाक घटना हो गई, आपने कोई चीज खरीदी, आप उससे में भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है यार कि ये क्या ले आया, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, प्रोडक्ट अप टू द मार्क नहीं है, प्रोडक्ट अजीब ही बिहेव कर रहा है, जैसे मैं चाह रहा हूं वैसा चल ही नहीं रहा है, वैसा यूज में ही नहीं आ रहा है, या प्रोडक्ट कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है या अप टू द एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तब ये आपका अधिकार है कि आप उसे मैन्युफैक्चरर या फिर रिटेलर के पास लेके जाओ और आपकी कंप्लेंट को सुना जाए, आपकी कंप्लेंट को दर्ज किया जाए। वहां पे यू कैन फाइल अ कंप्लेंट बेसिकली विद द मैन्युफैक्चरर, विद द रिटेलर, क्योंकि आपने वो चीज खरीदी है और आप उस चीज का अधिकार रखते हो। दैट इज टर्म्ड एज राइट टू बी हर्ड। यहां पर आप मैन्युफैक्चरर को अपनी कंसर्न बता रहे हो या मे बी अपने रिटेलर को ये कंसर्न बता रहे हो कि भाई देखो मैंने तो अभी लिया था, ये देखो अपने आप खराब हो गया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट क्यों दे दिया। हाँ उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन अगर आप एक जेन्युइन प्रोडक्ट टेस्ट करके सब देख दाग के लेकर आए थे, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन विद इन अ डे और 2 यूज, 2-3 दिन के बाद वो अचानक से खराब हो गया, तब आप जाके मैन्युफैक्चरर के पास या फिर रिटेलर के पास, जैसी भी चेन ऑफ एक्शन होगी वहां पर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, आपको सुना जाएगा। इसको एक और चीज बोला जाता है #रिएक्ट। कुछ भी गलत होता है आपके साथ, आप जाइए मैन्युफैक्चरर के पास कंप्लेन कराइए, और इसलिए तो कस्टमर केयर सेंटर होते हैं भाई। लेकिन उसके बाद भी मान लो मैन्युफैक्चरर ने बोल दिया कि सर हमारी गलती तो थी नहीं, हम क्या करें, प्रोडक्ट आपने ही गलत यूज किया है, लेकिन हमारे मन में विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि गलती हमारी नहीं है, गलती मैन्युफैक्चरर की है, अब क्या करें। तब आपके पास आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। आप कोर्ट में जा सकते हो, आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हो और वहां पे कंप्लेंट फाइल करा सकते हो, वहां पे बोल सकते हो कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। दैट इज कम्स एज राइट टू टेक द एक्शन। यहां पर आप एक्शन लोगे। आपने पहले रिएक्ट किया, रिएक्ट करने पे आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरर के पास गए, मे बी रिटेलर के पास गए, आपने कंप्लेंट भी दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनने को ही तैयार नहीं था। आपने भी कहा देखते हैं भाई कोर्ट में एक बार, अब तो मैं अच्छे से ही, और वहां आप चले गए आराम से जस्टिस लेने के लिए राइट टू सीक रिड्रेसल के अंदर, जहां आप कंज्यूमर फोरम में अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हो। पहले रिएक्ट किया और फिर एक्शन लिया। लास्ट में एक बोनस पॉइंट आता है जो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये एज अ कंज्यूमर आपका अधिकार है कि आप चीजों को लेके जानकार बने, आप चीजों को जाने, अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करें, अपने ज्ञान को, ज्ञान भंडार को आप बढ़ाएं, और आपको पता चले कि मार्केट कैसे चलता है। ये आपका अधिकार है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जान सकते हैं गूगल करके, जैसे आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेक श्योर आपको मार्केट की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। चलो भाई ये बूटी भी खत्म हुई, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट बूटी पे आना है भाई। #booty4 खत्म होने वाला है ये वीडियो जल्द ही, जल्दी खत्म करते हैं। चलो भाई।
अब बात करेंगे हम एज अ कंज्यूमर हैशटैग बूटी4 में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या जिम्मेदारी है। नंबर 1, ऑलवेज बी अवेयर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब बात आता है बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर होने का। मतलब प्रोडक्ट को तब डिमांड करो आप, प्रोडक्ट को तब खरीदो आप जब आपको श्योरिटी है कि वो प्रोडक्ट अबंडेंस में अवेलेबल है मार्केट में। इसके कारण एज अ कंज्यूमर आप एक कॉन्शियस राइट डिसीजन ले पाओगे, सही डिसीजन ले पाओगे, जहां पे आप ये जज कर पाओगे कि उस टाइम पे क्योंकि प्रोडक्ट अबंडेंस में अवेलेबल है, अच्छे खासे लॉट में अवेलेबल है, लमसम में अवेलेबल है, ज्यादा सामग्री नहीं, ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो आप इसके कारण ही, सिर्फ इसी चीज के कारण प्रोडक्ट को एक अच्छी और रीजनेबल प्राइस पे खरीद पाओगे। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। लोकल और चीप प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। मतलब #2 बाय स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। ये जो हमारी आदत होती है ना कि हम कुछ भी जाके खरीद लाते हैं, मतलब 10 रुपए की चप्पल, 100 रुपए का जूता। मैं ये नहीं बोल रहा कि चीजें सस्ती मत खरीदो, मैं तो ये कहता हूं कि चीजें सस्ती खरीदो, लेकिन आज के टाइम पे ऑनलाइन मार्केट इतना मस्त हो चुका है ना कि तुम लोग अगर चाहो तो सस्ता और अच्छा ब्रांडेड खरीद सकते हो। सो परसेप्शन क्या है कि सस्ता अच्छा नहीं होता, लॉजिकली अच्छा वो होता है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड हो। सस्ते और महंगे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाटा की चप्पल जब हमारे टाइम पे बहुत चलती थी तो हम बाटा की चप्पल पहनते भी थे और मां से खाते भी थे, और घर की स्लीपर की तरह वो हमेशा यूज होती थी। तो मतलब कहने का क्या है यहां पे कि जब भी प्रोडक्ट खरीदो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी का होना चाहिए, सो दैट अगर आपको कहीं पे डिससैटिस्फैक्शन भी है तो आप जाके कंप्लेन कर सको। तीसरी चीज, कभी भी जाके शोरूम में शर्माया मत करो। तुम एक अजीब सा परसेप्शन लेके जाते हो और बड़ा बड़ा शर्मा के बताते हो, अब वो हमें है ना टीवी के साथ रिमोट फ्री चाहिए। मिलता है, पूछ के तो देखो एक बार। नहीं, वो टीवी के साथ म्यूजिक सिस्टम भी आएगा क्या? भाई एग्रेसिवली डिमांड करो ना यार, इतना शर्मा के बात करने की जरूरत क्या है। मतलब #3 प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द सेलर। आपका एज अ कंज्यूमर ये हक बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में बनती है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप एज अ कंज्यूमर जाकर पूरी इंफॉर्मेशन सेलर को दो, सो दैट सेलर भी समझ पाए कि आपको चीज लेनी क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप चाहते क्या हो। उसको एकदम से भूत नहीं आएगा, उसको समझ में थोड़ा ना आएगा कि आपको क्या चाहिए था। तो अगेन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बीइंग अ कंज्यूमर, अगेन #3 प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर्स, टू द सेलर्स, जिससे भी आप जाके बात कर रहे हो, जिससे भी आप डील कर रहे हो, सो दैट उसे कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करके बताने में। उसके बाद आ जाते हैं #4 पे, वो होता है You should always be aware about the risk involved with the products। जैसे चलते पंखे में उंगली नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना। मतलब पता होना चाहिए बेसिकली यार कि तुम प्रोडक्ट जो यूज कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं और क्या क्या चीजें सही हो सकती है। कभी भी प्रोडक्ट को अननेसेसरीली उल्टे सीधे तरीके से यूज मत करो, जैसे हमारे तरीके होते हैं। भाई लोग गाड़ी पे 2 ही लोग आते हैं, अगर 2 व्हीलर की बात की जाए तो कृपया करके 6 लोग और एक पता नहीं वो मड फ्लैप पे लटका रहता है। प्लीज ऐसे काम मत करो, प्लीज तरीके से यूज करो, और रेलेवेंट तरीके से मतलब ही हो जाता है हेलमेट यूज करो। मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जो भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं एक प्रोडक्ट के साथ, ये एज अ कंज्यूमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन चीजों को पता करके चलो, इग्नोरेंट मत बनो उस चीज को लेकर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आ जाते हैं #5 पर, जो है बाइंग फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। ईबे से नहीं खरीदना, स्नैपडील पे तो गलती से भी मत चले जाना, और हाँ ये जो क्लब फैक्ट्री जैसी चीजें आती है, ये अजीब अजीब सी साइट्स, वहां से भी बिल्कुल मत खरीदना। मतलब एज अ कंज्यूमर आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खरीदने चाहिए, रिलायबल सोर्सेज से खरीदने चाहिए। एवं उठा के ये नहीं देख लिया, और भाई वो शॉप क्लूज पे देखा है 5 के 6 कच्चे दे रहे हैं, नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। जब भी खरीदो रिलायबल सोर्स से खरीदो, ऐसी जगह से खरीदो जहां पे आपको गारंटी वारंटी मिल रही है, जहां पे आप जानते हो कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद भी ना आए तो आप कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको वापस भी कर सकते हो, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो फिर आते हैं #6 पे, मतलब यहां पर प्रिकॉशंस इन बाइंग। कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए बाइंग पे? आप जब भी खरीदो प्रोडक्ट की प्राइस देखो, प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखो, प्रोडक्ट के डायमेंशंस देखो, साइज क्या है क्या नहीं है। पता चला आप लेने गए महाराजा बेड, आ गया सिंगल बेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सारी चीजों के लिए काफी कॉन्शियस रहना चाहिए, प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यहां पे प्रोड्यूसर आपको बताएगा, सेलर आपको बताएगा, लेकिन क्योंकि परचेजिंग आपकी है, बाइंग आपकी है, यहां पे इनिशिएटिव्स इस चीज को लेकर आपको ही लेने पड़ेंगे। #7 पे आते हैं प्रिजर्विंग द बाइंग प्रूफ। काफी लोग गलती करते हैं,
काफी लोग तो मम्मी के डर से छुपा के रख देते हैं बिल इधर उधर, फिर उनके यहाँ वहां से निकलते हैं। ऐसा मत करो भाई, जो बिल्स होते हैं उनको संभाल के रखने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, अगर आप शूज वगैरह ले रहे हो या क्लोथिंग आइटम्स ले रहे हो तो उस पे 3 महीने की आपको वारंटी मिलती है। अगर कुछ भी डिफेक्ट निकलता है तो वो जो बिल है वो आपके काम आएगा, वो आपको एज अ कंज्यूमर एक्शन लेने के लिए हेल्प कर सकता है। आप रिएक्ट कर सकते हो उसके थ्रू, अगर आपके पास एक पर्टिकुलर बिल रखा हुआ है जो भी आपने बाइंग की थी। सो हां, आपको बिल संभाल के रखना पड़ेगा। #8 पे आ जाते हैं, कॉशन फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अपने बालों का झड़ना रोकें, अमावस के चांद से ईद का चांद बन जाए। ऐसे एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं ना, इनसे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। हाँ, स्पेशली जो फेयरनेस क्रीम्स के चोचले चलते हैं, उस टाइप के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से, या फिर एक्स लगाने से तो भाई लोग पागल ही हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपको भी एज अ कॉन्शियस कंज्यूमर, एज एन एजुकेटेड कंज्यूमर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मालूम होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे अगर जिंदगी चलती होती तो बस बड़े कूल थे, अभी अपन बैठे नहीं होते, अपन नेक्स्ट लगा के पूरे मोहल्ले में भटक रहे होते। तो प्लीज ऐसी चीजें देखना भूल जाओ और रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनो और कोशिश करो कि ये चीजों को अवॉइड करो, इन चीजों में ना जाओ, इन चीजों के बारे में ना सोचो। और जब भी कोई डिसीजन लो तो ये देखो कि हाँ भाई, मैं ये चीज लेना चाहता था हमेशा से, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये एक अच्छे सोर्स से मिल रहा है, ये मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन है इस चीज को लेने का। #9 पे आ जाते हैं, कंप्लेनिंग जेन्युइन ग्रीवियंसेस। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी कंप्लेन कर डाली, मैं खरीद रहा था उसने मेरे को गंदा बोला, नहीं, ऐसा नहीं करना है। चीजें सोच समझ के कंप्लेन करो, कुछ भी कंप्लेन मत करो, कंज्यूमर फोरम को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि फिर जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस होते हैं, जो जेन्युइन तकलीफें होती हैं कंज्यूमर्स की, वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है और जो असल में कंप्लेंट्स हैं, जो असल में प्रॉब्लम्स हैं, उनका रेजोल्यूशन नहीं निकल पाता है। सो कभी भी एज अ कंज्यूमर टेक ऑलवेज अ कॉन्शियस डिसीजन, एक जिम्मेदाराना आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, कहे तो जिम्मेदाराना फैसला लेना पड़ेगा कि जब भी आप कंप्लेन करें वो जेन्युइन हो, वो लॉजिकल हो और हां, आप वाकई में उस चीज को मीन करते हो। बस भाई लोग, हाँ मैं समझ गया, तुम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हो, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है हमने। हमारी लास्ट बूटी बची है #booty5, थोड़ा सा ही टाइम है, बस खत्म करने वाले हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम बात करेंगे कि अगर एज अ कंज्यूमर आपको कोई कंप्लेन फाइल करनी हो तो कंज्यूमर फोरम के अंदर आप किस तरीके से एक कंप्लेन को फाइल कर सकते हो। आप बड़े परेशान थे कि भाई घर पे बैठे हुए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपका प्रोडक्ट के साथ फ्रॉड हो गया था। अब आपने सोचा कि करें क्या, तो क्योंकि आपका केस 20 लाख से कम का था, आपने जो भी प्रोडक्ट लिया था उसकी वैल्यू, चाहे गुड हो या फिर कोई सर्विस हो, उसकी वैल्यू 20 लाख रुपीस से कम थी। आप जाकर डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर केस फाइल कर सकते हो। इस डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर प्रेसिडेंट होगा एक ही, और उसके साथ 2 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एक वुमेन होगी, और यहां पर आप केस फाइल कर सकते हैं और डिफेंडेंट के पास स्पेसिफिक टाइम होगा अपना पॉइंट रखने का। और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है डिस्ट्रिक्ट फोरम के जजमेंट से, तो आप पहुंच सकते हैं उससे एक स्टेप आगे, जो कि कहलाता है हमारा स्टेट कमीशन। इस स्टेट कमीशन के अंदर 2 तरह के केसेस आते हैं, पहला जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम से आया होता है, और दूसरा होता है जो कि खुद स्टेट कमीशन का होता है, अगर वो केस 20 लाख रुपए से ऊपर का है और 1 करोड़ रुपए तक गया हुआ है। मतलब आप कुछ ऐसा ही भयंकर खरीद के बैठे हुए हो कि भाई आपको अब जरूरत पड़ी है सीधे स्टेट फोरम की या स्टेट कमीशन की, तो आप सीधे वहां जाओगे। एक चीज दोनों में ध्यान रखने वाली है कि चाहे वो डिस्ट्रिक्ट फोरम हो चाहे स्टेट कमीशन हो, दोनों को ही स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो अब स्टेट कमीशन में फिर से मैं बता देता हूं, 2 टाइप की कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हो, या तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम से आ रही हो या फिर आपने डायरेक्टली स्टेट कमीशन में वो कंप्लेंट फाइल की हो, क्योंकि वो 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप उधर के जजमेंट से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप जा सकते हो नेशनल कमीशन के पास। यहां पर भी 2 तरह के केसेस फाइल होते हैं, पहला तो वो हो गया जो कि डायरेक्टली आ रहा है आपका स्टेट कमीशन से, और दूसरा अगर आपका केस 1 करोड़ से ऊपर का है तो वो सीधे नेशनल कमीशन ही हैंडल करता है। यहां पे भी एक प्रेसिडेंट होता है, लेकिन मेंबर्स हो जाते हैं 4, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम में 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर, स्टेट कमीशन में 1 प्रेसिडेंट 2 मेंबर, बट नेशनल कमीशन में 1 प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स। तीनों में कोई चीज अगर कॉमन है तो वो ये है कि एक वुमेन की प्लेस रजिस्टर्ड है। तीनों में अगर कोई चीज एक कॉमन है तो वो ये है कि इन तीनों में एक वुमेन की प्लेस रिजर्व्ड है। और अगर आप यहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आपके पास 30 दिन का टाइम होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। बट इसमें एक कैच है, एंड द कैच इज कि नेशनल कमीशन में जो केस आपने 1 करोड़ से ऊपर वाला फाइल किया था, वो एक्चुअल केस नेशनल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा सकता है।
ना कि वो केस जो आप स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन लेके आए थे और नेशनल कमीशन से आप सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहते हो, नहीं हो सकता। यानी सिर्फ वही केस सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं जो ओरिजिनली नेशनल कमीशन के पास सीधे आए थे, यानी 1 करोड़ से ऊपर के थे। अब मुझे मालूम है आपको इससे रिलेटेड कुछ माइन्यूट डिटेल्स लिखने होंगे, पीछे लिखे हुए हैं, अब जल्दी से नोट डाउन करो, मैं आता हूं जरा। तो यार दोस्तों, यहां खत्म होता है आपका 20 डेज प्लेज का #Day1। आज हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन 5 अलग अलग पार्ट्स में 5 बाबा जी की बूटी यानी पंच तत्व में कर लिया है। कल फिर मिलेंगे रात के 10 बजे बिजनेस स्टडीज के साथ। तब तक के लिए आराम से सोना, और हां, सुबह 8 बजे बाबा जी की पाठशाला अटेंड करना मत भूलना।